हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एंड फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 9 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो कोल इंडिया लिमिटेड ने किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ कोयले से एसएनजी संयंत्र स्थापना करने के लिए संयुक्त पर हस्ताक्षर किए हैं? कि गेल के साथ किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं करंट अफेयर की। तो सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान की घोषणा की है। भारत सरकार ने भौतिक, रासायनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान सहित 13 क्षेत्रों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। उल्लेखनीय पुरस्कार विजेताओं में जैविक पुरस्कार विज्ञान के लिए प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन, भौतिकी के लिए प्रोफेसर लक्ष्मण मुत्तुसामी और अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए इसरो चंद्रयान 3 की टीम भी शामिल है। इसके लिए हम अभी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे सारी जानकारी के साथ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये असम के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जान लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, ये 2001 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं और ये वामपंथी शासन के 34 वर्षों के दौरान बुद्धदेव अपने दूसरे अंतिम CPIM इनकी पार्टी थी के मुख्यमंत्री थे ये, जो ज्योति बसु के बाद 2000 से लेकर 2011 तक 11 वर्षों तक पद पे रहे। चलिए जान लेते हैं एक और निधन के बारे में। तो देखिए, राजस्थान के सलुम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा जी के निधन हो गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य ने स्थानीय चुनाव उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों वाली नीति को खत्म कर दिया है? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की 2 बच्चों वाली नीति को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जो है मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू द्वारा लिया गया है। 2 बच्चों की नीति पहली बार 1994 में संयुक्त आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। इसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाली व्यक्ति को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने से रोक दिया गया था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय सेना ने कहाँ पे पर्वत प्रहार अभ्यास किया है? तो ये लद्दाख में किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पर्वत प्रहार अभ्यास में पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में पर जोर दिया जाता है, जैसे कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्रों में पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के टैंक, K9 वज्र सहित तोपें, वायु रक्षा प्रणालियाँ, UAV और सेना के अन्य विमानन परिसंपत्तियाँ अपनी संचालन क्षमता का प्रदर्शन करती हैं। देखिए, 2020 से अब तक भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में 500 से अधिक टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन तैनात किए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया गया? ये किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन 2024 पेश किया है। एक बार जब कोई संपत्ति, देखिए वक्फ बोर्ड करता क्या है, देखिए एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ के रूप में शामिल हो जाती है तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता। लगभग 30 बोर्ड 9 लाख एकड़ से अधिक भूमि का प्रबंधन करते हैं।
जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। वक्फ बोर्ड जो है भारत सरकार में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे सबसे बड़े भूस्वामी हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो सरकार ने कितने प्रतिशत तक बायो बिटुमिन मिश्रण को अनुमति दे दी है? ये 35% को दे दी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार पेट्रोलियम आधारित बिटुमिन में 35% तक लिग्निन मिश्रण की अनुमति देगी। इस कदम का उद्देश्य विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को कम करना है, यानी एक्सपोर्ट को कम करना है, जिससे मिलाकर के एक्सपोर्ट को कम किया जाएगा, जिससे संभावित रूप में 10,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। भारत में 2023 से 24 में 88 लाख टन बिटुमिन की खपत होगी, जिसके अनुसार 24-25 में 100 लाख टन होने का अनुमान है। लगभग 50% बिटुमिन का आयात किया जाता है, जिसकी लागत सालाना 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो दर कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो ये 6.5% बरकरार रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आरबीआई ने 9वीं बार रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। एमपीसी ने 4-2 से वोट देकर विकास समर्थन देते हुए 4.2% के सीपीआई लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति संरेखण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मतदान किया था। अब अगली बैठक जो है 7 से 9 अक्टूबर 2024 को इसकी होगी। देखिए, पॉलिसी रेपो रेट जो है 6.5% है, स्थानीय जमा सुविधा दर 6.25%, जबकि सीमांत अस्थायी सुविधा दर 6.75% और बैंक दर जो है 6.75% है, और जो फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर जो है 3.35% है। याद रखेंगे ये। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए की लेन देन कर दी है? ये 5 लाख रुपए कर दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भी टैक्स पेयर हैं यानी करदाता हैं, अब यूपीआई का उपयोग करके एक ही लेन देन में 5 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा सिर्फ 1 लाख रुपए तक थी। देखिए, यूपीआई के माध्यम से प्रत्यायोजित भुगतान की शुरुआत अधिकृत व्यक्तियों को एक निर्धारित सीमा के भीतर किसी अन्य उपयोगकर्ता के बैंक खाते में भुगतान करने की अनुमति देती है। दिसंबर 2023 में अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थानों जैसे कुछ भुगतानों की सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो 35 गांवों को मान्यता दी गई, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है। साल 2023 में आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के पहले संस्करण में कुल 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई थी। उनमें इन गांवों को स्थान दिया गया जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को संरक्षित रखते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो दूरसंचार विभाग के सचिव कौन हैं जिन्होंने AI भारत 5G और 6G हैथकॉन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये नीरज मित्तल जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने बुधवार को ITU WTSA 24 हैथकॉन AI भारत 5G और 6G सैंडबॉक्स लॉन्च किया है, जो आगामी WTC 24 का एक हिस्सा है। इसे अगली पीढ़ी के संचार नेटवर्क में नवाचार को बढ़ावा देने और AI और ML कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन जो इसको बोलते हैं उसके लर्निंग के लिए एक शक्ति का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए जान लेते हैं हैथकॉन के बारे में। तो हैथकॉन का जो फोकस है नेटवर्क में AI और ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को एकीकृत करने वाले एप्लीकेशन बनाने के लिए ITU के मानकों को लागू करने पर है। ITU जो है
3172 और ITU-TY.3061 जैसी विभिन्न सिफारिशों की प्रकाशित करती है, जो क्या करेगा, जो भविष्य में नेटवर्क और स्वायत्त नेटवर्क मशीन लर्निंग के लिए एक वास्तुशिल्प की रूपरेखा निर्दिष्ट करती है। चलिए जानते एक और करंट अफेयर्स की। तो देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने देखिए वायलर्स विधेयक 2024 राज्यसभा में पेश किया है। 100 साल पुराने कानून की जगह लेगा नया विधेयक। वायलर्स विधेयक अपराधों को गैर अपराधीकरण करके विश्वासों में सुधार लाएगा। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में वायलर्स विधेयक 2024 पेश किया। यह वायलर्स अधिनियम 1923 का 5 को निरस्त करता है। इससे पहले 2 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मौजूदा वायलर्स अधिनियम 1923 को निरस्त करने और संसद में वायलर विधेयक 2024 को पेश करने की मंजूरी दी थी। चलिए जान लेते हैं इसकी विशेषताएं के बारे में। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये विधेयक जो है प्रावधानों को अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए इसे आधुनिक प्रारूपण पद्धतियों के अनुसार तैयार किया गया है। वायलर अधिनियम 1923 में विभिन्न स्थानों पर मौजूद समाधान प्रावधानों को अधिनियम को आसानी से पढ़ने और समझने के लिए 6 अध्याय को एक साथ रखा गया। किसी भी भ्रम से बचने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रीय बोर्डों के सभी कार्यों और शक्तियों को विस्तार से सूचीबद्ध किया गया है। चलिए जानते हैं कौन से कानूनों को हटाया गया। तो वायलर अधिनियम 1923 में निम्नलिखित अनावश्यक या अप्रचलित प्रावधानों को हटा दिया गया है। चलिए जान लेते हैं इसके धाराओं के बारे में। तो देखिए, धारा 1 का सब क्लास 2 में अधिनियम की संपूर्ण भारत और प्रायोज्यता जो है। दूसरा जो है फीड पाइप पर अधिनियम की प्रायोज्यता, और धारा 2 का बी जो है इकोनॉमिक्स पर अधिनियम प्रायोज्यता है। देखिए, वायलर विधेयक जो 2024 के खंड 2 में निम्नलिखित नई परिभाषाएं शामिल की गई हैं। 2 का के जो है अधिसूचना, 2 का पी विनिमय और 2 का क्यों राज्य सरकार के लिए है। देखिए, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायलर विधेयक 2024 के खंड 2 में निम्नलिखित परिभाषाओं में संशोधन किया गया। 2 का डी वायलर घटक, 2 का एफ समक्ष अधिकारी और 2 का जे निरीक्षण अधिकारी में भी संशोधन किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसने महानिदेशक अस्पताल सेवाओं का पदभार ग्रहण किया है। तो ये अनुपम कपूर जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सर्जन वाइस एडमिरल अनुपम कपूर ने आज महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कार्यालय में महानिदेशक अस्पताल सेवा यानी सशस्त्र बल का पदभार ग्रहण किया है। फ्लैग ऑफिसर को 27 जून 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था इनको। देखिए, DGHS सशस्त्र बल का पदभार संभालने से पहले फ्लैग ऑफिसर ने पश्चिमी नौसेना के कमांड मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य किया है। उन्होंने भारतीय नौसेना में प्रमुख अस्पतालों INHS अश्वनी और INS संजीवनी की भी कमान संभाली है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किसने स्टारलिंक से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो ये चीन ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का